नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हिंदी वर्णमाला में प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे थे और हम लोग 50 प्रश्न कम से कम कर चुके हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि कम से कम मैं आपको 70 से 80 प्रश्न करवाऊंगा वर्णमाला में। तो उसी वादे के मुताबिक आज मैं जो है तीसरी क्लास आपकी प्रश्नों की श्रृंखला के लेके उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास में कम से कम 25 से 30 प्रश्न है आपके सामने। और इसके बाद जब ये वर्णमाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, आज ये अंतिम क्लास रहेगी, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो अगला टॉपिक चाहे आपका संधि होगा या शब्द होगा। आइए आज हम लोग चलते हैं। देखिए टॉपिक आपका क्या है वर्णमाला। और पहला प्रश्न आज का क्या है? आज का दोस्त देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ल का उच्चारण किस स्थान से होता है? दोस्त यह एक ऐसा व्यंजन है जिनसे आप लोग बहुत कम परिचित होंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में हिंदी केंद्रीय निदेशालय के द्वारा हाल ही में जोड़ा गया था। तो इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको दोस्त विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विशिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। देखिए अभी तक कुछ दिन पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना पढ़ते थे? वर्णों की संख्या हम लोग दोस्त 52 पढ़ते थे, लेकिन इसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ऐड कर दिया गया। अब हम लोग हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना पढ़ते हैं? 53 पढ़ते हैं। इसका जो उच्चारण होता है दोस्त, कहते हैं कि ला और ढ़ के मध्य होता है। इसको इसीलिए कहते हैं, बहुत लोग इसको लंग बोलते हैं, बहुत लोग इसको लड़ बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका उच्चारण स्थान अगर हम बात करें, कंठ है, दांत है, मूर्धा है, ओष्ठ है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। लेकिन बोला जाता है कि जब इसको हम बोलते हैं तो ये जिह्वा जो है ऊपर जो है टकराती है, और ऊपर टकराने पर आपको पता है कि कौन से वर्ण बोले जाते हैं? मूर्धा वाले। इस कारण इसका उच्चारण स्थान जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? आपका मूर्धा माना जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहा। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क ग ज फ। देखिए इसमें सब में पहली बात तो नुक्ता लगा होगा, तो और ध्वनियां किसकी है? वनिया लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है। ध्वनियां किसकी है? तो लिखा है संस्कृत की है, अरबी फारसी दूसरा विकल्प है, तीसरा है अंग्रेजी की, चौथा है दक्षिणी भाषाओं की। दोस्त हमने आपको पढ़ाने का काम किया है कि क ख ज फ ये जो ध्वनियां होती हैं वो अरबी और फारसी व्यंजन की होती हैं। याद रखिएगा, ये अरबी फारसी होती हैं। कौन कौन सी? ये आपकी, इसमें तो एक मान लीजिए नहीं लिखा है, नहीं वैसे अगर देखा जाए तो 5 होती हैं, क ख ग ज फ, लेकिन सब के आगे नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो अरबी फारसी ध्वनियां जो होती हैं ये होती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते ही, हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न की ओर आज के, देखिए आज की श्रृंखला में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा जरूर। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। केवल श्वास का प्रयोग दोस्त 4 विकल्प है। अघोष दिया गया है, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए अल्प प्राण महाप्राण, बहुत लोग मेरे दोस्त अल्प प्राण महाप्राण सोचेंगे, लेकिन अल्प प्राण महाप्राण में वायु कम और ज्यादा निकलने की बात की जा रही होती है, लेकिन इसमें वायु ज्यादा कम की बात नहीं करें, केवल श्वास का प्रयोग। इसका कहने का मतलब है कि केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, कंपन नहीं होता है, कंपन का प्रयोग नहीं होता है। तो मेरे दोस्त वो कौन सा होगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। इसके उच्चारण में केवल सांस का प्रयोग किया जाता है और इसमें कंपन नहीं होता है। इसका पूछने का मतलब यही था। और अघोष वर्ण कौन से होते हैं? हमने आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं कि हर वर्ग का पहला दूसरा,
हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा वर्ण जो होते हैं मेरे दोस्त वो क्या होते हैं आपके अघोष वर्ण होते हैं। ये हमने आपको पढ़ाने का काम किया है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इन हर वर्ग का पहला दूसरा तीनों सा को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जो व्यंजन वर्ण होते हैं मेरे दोस्त वो सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं, देखते हैं आज का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्त कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा निर्माण की, देखिए दोस्त, भाषा निर्माण में देखा जाए 4 विकल्प दिया गया है। शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है, पद है। इसमें शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद है। इसमें पद है, वाक्य है, ध्वनि है, शब्द है। इसमें ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। भाषा के निर्माण में सबसे पहले ये बताइए दोस्त, भाषा के निर्माण में सबसे पहले ध्वनि होगी, मतलब हम जिसका उच्चारण करें, जैसे हमने कहा अ, तो ये क्या हो जाएगी, ध्वनि। और आपको पता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है दोस्त, जैसे हमने आ को बोला तो ये क्या है, ध्वनि है, और आ को हम लिख दिए तो ये क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्ण। तो ध्वनि के बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्ण होगा। और आपको पता है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और अगर हम आगे की बात करें पद, तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग, जैसे शब्द कोई लिखे, जैसे हम कह दें राम लिखा है तो राम एक शब्द है। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है तो वाक्य में ये पद कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है कह दिया जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इस वाक्य में राम को शब्द नहीं कहोगे, इस वाक्य में राम को क्या कहोगे, पद कहोगे। तो शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है दोस्त, तो वाक्य में ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो पहले ध्वनि है, फिर वर्ण है, फिर शब्द है, फिर पद है। और शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, वाक्य कहते हैं। ये हमारा एक सही क्रम होता है। इसमें देखा जाए तो पहले में शब्द है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे में शब्द पहले दिया गया है, पद पहले दिया, गलत है। पहले ध्वनि है, फिर शब्द, मान लीजिए वर्ण नहीं लिखा है, शब्द है, पद है, वाक्य है। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न था। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। आज का 5वां प्रश्न कहता है कि अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण बताइए कौन होते हैं भाई। अंतस्थ और ऊष्म कौन नहीं होते, ये पूछ रहा कितने हैं भैया, अभी ये संख्या पूछ रहा है। इसके पहले हमने जो प्रश्न किए थे उसमें ये पूछा थे कि कौन से अंतस्थ और ऊष्म होते हैं, लेकिन आज की क्लास में इनकी संख्या पूछी जा रही है, और संख्या एक की नहीं पूछी जा रही है, दोनों की। तो अंतस्थ की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, 4 होती है। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8। तो विकल्प में पहले में 6 है, दूसरे में 1 है, और तीसरे विकल्प में 8 लिखा गया है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 अंतस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ होते हैं। ऊष्म में 4 आपके कौन होते हैं, तो सा, सा और हा, ये आपके क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। ये आपके क्या है, अंतस्थ। दोनों की मिलाकर संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है दोस्त, 8 होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चला जाए, देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है मेरे भाई, वर्ण विच्छेद का मतलब ये होता है कि आप व्यंजन से स्वर को अलग कर देना। हर व्यंजन से स्वर को अलग कर देना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद, मतलब सबको तोड़ दिया जाता है। तो दीर्घ की अगर हम बात करें तो ये दीर्घ ऐसे लिखा है। दीर्घ में आप कहेंगे दा से क्या निकलेगी दोस्त, री निकलेगी। और री से री के बाद भाई स्वर से तो स्वर निकलेगा नहीं। गा की बात की जाए तो गा से क्या निकल के आएगा, आ निकलेगा। आइए देखा जाए पहले विकल्प में तो दा आधा है, फिर री निकली, बहुत बढ़िया। गा से आ निकला, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे में देखिए दा से रा निकल रहा, ये गलत होगा। इसमें दा से री निकली है, गा है, लेकिन गा के बाद आ नहीं लिखा, ये भी गलत है। और दा से रा निकल रहा, ये भी गलत है। पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं।
देखा जाए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। फिर देखिए दूसरा प्रश्न भी वर्ण विच्छेद से है, अगला प्रश्न भी क्या होगा, वर्ण विच्छेद से है। इसमें उद्यान का वर्ण विच्छेद पूछ रहा है। तो उद्यान में दोस्त देखा जाए तो आपको पता है उद्यान में ऊ हो जाएगा, और ऊ के बाद अगर हम देखें तो द्या लिखा है। द्या कैसे बनता है, आधे दा और या से द्या बनता है, लेकिन द्या इस पे आ की मात्रा है, तो या से आ की मात्रा निकलेगी, वो भी कौन सा आ है, दीर्घ आ है। उसके बाद क्या लिखा गया है, ना, और ना से हम लोग किसको निकालेंगे, हलंत लगाकर आ को निकालेंगे। आइए देखा जाए क्या ऐसा कोई विकल्प है। पहले विकल्प में देखा जाए तो ऊ और दा, यहां तक की बात सही थी। फिर या से आ निकला, लेकिन या में हलंत नहीं लगाया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, मान लीजिए ये आ है यहाँ पर, ठीक, फिर ना में हलंत नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में ऊ निकला है दा से, फिर दा आधा है, या से फिर आप कहेंगे यहाँ पर भी आ नहीं है। ये आपका क्या, या बड़ा आ होना चाहिए था, मतलब दीर्घ आ होना चाहिए था, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर देखा जाए तो दा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दा, ऊ में क्या है, ऊ से, हाँ ऊ है, फिर उसके बाद दा है, दा आधा नहीं है, और उसके बाद ना तो दा पे हलंत लगा है, यहाँ पर ना में तो मान लीजिए लगा है, लेकिन दा में हलंत नहीं लगा है। दोस्त ये बात याद रखिएगा, ना तो यहाँ पर या पर लगा है, ये वाला विकल्प भी आपका गलत ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर आ है, ये तो गलत है, तो चारों विकल्प गलत जा रहे हैं। देखा जाए इसमें क्या गलती हो रही भाई, हमने तो ऊ को निकाला है, फिर दा से जो भाई द्या कैसे बनता, आधे दा और या से दोनों में है, आधा दा और या, इसमें तो दोनों में नहीं है। इसमें या के बाद आ है, दीर्घ आ है, ठीक है भाई, इसमें भी दीर्घ आ है, मान लीजिए इसमें नहीं है, ठीक। इसमें ना में हलंत नहीं लगा है, ना में हलंत होना चाहिए भाई, जब हम इसको निकालेंगे तो ना में हलंत होना चाहिए था। इसमें अगर मान लीजिए ना में हलंत लगा भी है तो इसमें ना तो दा में आप कहेंगे लगा है, ना तो या भी लगा है। इसी को हम लोग सही मान लेते हैं, दा में हलंत लगा है, और उसके बाद हम लोग अगर इसमें भैया या में हलंत लगा दें और इसमें ना में भी हलंत लगा दें तो यह हम हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दा आधा, ये देखिए, फिर इसमें यह ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। थोड़ा आप ये जो है भैया ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लिया जाए, अगले प्रश्न की ओर आगे चलें। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात कर रहा है। देखिए सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कौन होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या है, वर्ण। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी की बात कर ले, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, ये तो शब्द हो जाएगा, क्योंकि शब्द का ही अर्थ होता है, ठीक। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, तो दोस्त सबसे बड़ी इकाई आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। वाक्य ही जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी मतलब इकाई पूछा जाए, सबसे छोटी इकाई पूछा जाता भाव एवं भावार्थ के आधार पे, तो भाव दे कौन पाता है, वाक्य ही आपके भाव का अर्थ बता पाता है। कभी ऐसा भी प्रश्न बने कि भाव एवं भावार्थ के आधार पे, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। लेकिन यहाँ पर इन ऑप्शन में देखा जाए कि सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि री वर्ण क्या कहलाता है। री वर्ण की बात कर रहा है कि री वर्ण क्या कहलाता है दोस्त। तो री जो होता है, देखिए भैया ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक, ओष्ठ, मूर्धन्य और कंठ तालव्य। दोस्त जब हम री को बोलते हैं तो री बोलने में थोड़ा सा कंपन होता है, तो याद रखिएगा जो मूर्धा वाले वर्ण होते हैं उनको बोलने में ये जो हमारी जिह्वा होती है ये ऊपर मूर्धा में लड़ती भी है, टकराती भी है, और मूर्धा वाले वर्णों को बोलने में थोड़ा कंपन भी होता है। ये बात याद, जैसे हम र बोलते हैं तो र का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और र बोलने पर भी देखिए कंपन हो रहा है, और वैसे री को बोलने पे भी कंपन हो रहा है, इसलिए री का भी उच्चारण स्थान मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। और देखिए मूर्धा वाले वर्णों को बोलने में जैसे हमने बता दिया री हो गया, और इसी में टा वर्ग पूरा हो जाता है।
टा वर्ग में जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये सब क्या हो जाते हैं आपके मूर्धा हो जाते हैं। और मूर्धा में अगर हम आपको बता दें तो रा भी आपका मूर्धा होता है, और एक आपने देख लिया री तो आपका मूर्धा होता ही है, और उसके बाद मेरे दोस्त ये आपका जो सा है ये भी मूर्धन्य सा होता है। ठीक, कंठ तालव्य में तो आपको पता ही होगा कि ए और कौन आ जाता है, अय आ जाता है, ये आपका कंठ और क्या हो जाता है, तालव्य हो जाता है। नासिक में मेरे दोस्त, नासिक में तो आपको पता है हर वर्ग का कौन सा पंचमा अक्षर हो जाएगा, पंचमा अक्षर हो जाएगा। और ओष्ठ में आपको पता है कि पा वर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। व्यंजन में पा वर्ग आपका क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने के लिए मतलब बुलाने के लिए किस स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आपके सामने है। देखिए यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, ईरस्व नहीं है, ये हरस्व स्वर होगा। हरस्व स्वर है, प्लुत स्वर है, दीर्घ स्वर है और लघु स्वर है। दोस्त इसका उत्तर हो जाएगा प्लुत स्वर। मेरे भाई जब हम खींच कर बोलते हैं किसी चीज को जब बहुत खींच कर बोला जाए तभी तो होता है। जैसे हमने कहा सबसे कम समय हरस्व स्वर में लगता है और दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है। हरस्व का 3 गुना ज्यादा समय किस में लगता है, प्लुत स्वर में। जैसे हम लोग कहते थे ओम, या किसी को बुलाना हो मम्मी, ऐसा किसी को पुकारना हो तो किन स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, प्लुत स्वरों को, क्योंकि इन्हीं स्वरों को क्या बोलते हैं हम थोड़ा खींच कर बोलते हैं, क्योंकि हरस्व स्वर से कितना गुना, 3 गुना ज्यादा समय लगता है किसको बोलने में, हरस्व को, मतलब प्लुत को बोलने में। इसलिए प्लुत स्वरों को किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है मेरे दोस्त। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है। पहला विकल्प देखा जाए मेरे दोस्त कि विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। अनुस्वार किसका कार्य करता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा इन चारों विकल्प में आपका उत्तर क्या होने वाला है, अनुस्वार कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण मतलब हर वर्ग का 5वां अक्षर। जैसे आप लोग कहते हैं काखा गाघा में अंगा होता है, उसके बाद चाछा जाझा में इया होता है, टाठा डाढ़ा में ड़ा होता है, ताथा दाधा में ना होता है, पाफा बाबा में आपके माँ, ये आपके पंचम वर्ण हो जाते हैं। इन्हीं के रूप में अनुस्वार कार्य करता है मेरे दोस्त। आप कहेंगे सर वो कैसे, जैसे देखिए हम लोग लिख देते हैं भैया संतान लिख देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर संतान लिखना हो तो ये अनुस्वार, ये देखिए ऐसे संतान लिखा होता है, लेकिन हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं। तो ये जो ना है ये पंचम अक्षर है और इसके रूप में आया कौन है, ये अनुस्वार ही तो आया है। ऐसे ही और भी सारे शब्द होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्त संपूर्ण लिखते हैं, लेकिन हमको संपूर्ण ऐसे भी तो हम लोग लिख देते हैं दोस्त। तो देखिए ये जो माँ है ये इसमें पंचम, ये अनुस्वार इसका कार्य किया, तो अनुस्वार ये माँ कैसा है, पंचम वर्ण ही तो है, तो पंचम वर्ण का कार्य कौन करता है, अनुस्वार करता है। इसलिए याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है मेरे दोस्त, उच्चारण के आधार पर। देखिए स्वरों की संख्या अगर बात की जाए कि तो स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर बात कर ली जाए तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है मेरे भाई, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। देखिए स्वरों की, सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। जैसे आप कहेंगे ये आपके 11 स्वर होते हैं मेरे दोस्त, ये आपके 11 स्वर आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये आपके 11 स्वर होते हैं। अगर हम कहें कि सिर्फ पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए ये 11 लिखे गए हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर जब बात करिए कि उच्चारण के आधार पर तो हम लोग री की काउंटिंग नहीं करते हैं। री को उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या में नहीं रखा जाता है और उसका एक मूल कारण होता है मेरे दोस्त, अगर हम ऐसे लिख दें, देखिए रा पर हम छोटी ई की मात्रा लगा दें तब भी तो री बोला जाता है। तो कहते हैं कि री स्वर का उच्चारण री व्यंजन की भांति हो जाता है, इस कारण इसको गिना नहीं जाता है। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है उच्चारण के आधार पे, 10 मानी जाती है, तो उच्चारण के आधार पे 10 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ की बात कर रहा है। दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ में अंतर होता है। मूल दीर्घ और दीर्घ में दोनों में अंतर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि दीर्घ स्वर पूछा जाता है तो दोस्त याद रखिएगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 बताइएगा, लेकिन अगर मूल दीर्घ मेरे भाई पूछा जाए तो मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मूल दीर्घ आपके यही तो होते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, यही आपके मूल दीर्घ होते हैं बच्चे, याद रखिएगा। और ये जो दीर्घ आ है ये कैसे बना होता है? तो आप कहेंगे हरस्व आ और हरस्व आ के मेल से। दीर्घ ई बनी होती है हरस्व ई और हरस्व ई के मेल से। दीर्घ उ बना होता है हरस्व उ और हरस्व उ के मेल से। ठीक भाई, अब देखा जाए तो इसमें कह रहा था कि मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। पहला था सजातीय स्वर को, दूसरा था संयुक्त स्वर को, विजातीय स्वर और समृद्ध स्वर। मेरे दोस्त आपके सामने बातें लिखी हैं, बहुत बेहद आसान है। देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ कहते हैं हम इसको, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। भैया ये देखिए समान समान से बना है कि नहीं बना है? ये मूल दीर्घ समान समान से बना होता है, इसी कारण मूल दीर्घ को ही हम क्या कह सकते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। कि जो समान जात से बने हों उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं मेरे भैया। और देखिए ये सब समान समान से ही तो बने हैं, यही कारण है कि हम मूल दीर्घ को क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कह लेते हैं। उसके बाद देखा जाए विजातीय स्वर। देखिए ये दोनों बात एक हो सकती है, विजातीय स्वर या हम संयुक्त स्वर कहें तो दोनों एक होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके क्या होते हैं? चाहे इनको हम लोग संयुक्त स्वर कहें, चाहे इनको हम लोग क्या कहें? विजातीय स्वर कहें, दोनों बातें क्या होती हैं? एक होती है। जैसे ए की बात करें तो ए कैसे बनता है? आप कहेंगे आ और ई के मेल से। ऐ की बात करें तो ऐ बनता है आ और ए के मेल से। अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ कैसे बनता है? आ और ऊ के मेल से। अगर औ की बात करते हैं तो ये बनता है आ और ओ के मेल से। ये देखिए चार के चारों बने हैं, क्या कोई एक दूसरे के मेल से बना? कोई समान समान के मेल से बना है क्या? कोई भी चारों में समान के मेल से नहीं बना है। तो इस कारण ये चारों जो है आपके संयुक्त भी कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? विजातीय भी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल दीर्घ की बात कर रहा था तो मूल दीर्घ का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सजातीय स्वर हो जाएगा। ये था इसका उत्तर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए आज का हमारा क्या कह रहा है। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक स्वर नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। देखो मेरे भाई आप लोगों को कुछ प्रश्न बहुत आसान से मिलते हैं और आप लोग देखते ही उसका उत्तर लगाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए कि इसमें नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। ऐसे देखिए जब कभी भी प्रश्न आए दोस्तों तो पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इसमें विकल्प में क्या है? हरस्व आ है, दीर्घ आ है, हरस्व उ है और क्या है? हरस्व ई है। हरस्व क्या है? ई है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्त प्राकृतिक स्वर याद रखिएगा, प्राकृतिक स्वर उन्हें कहते हैं कि ऐसे स्वर जो किसी दूसरे स्वर के मेल से ना बने हो। तो प्राकृतिक स्वर की श्रेणी में कौन आएगा? हरस्व आ आएगा मेरे दोस्त, हरस्व ई आएगा, हरस्व उ आएगा और क्या आएगा? री आएगा। ये 4 आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक स्वर होते हैं। इन्हीं को हम प्राकृतिक स्वर कहते हैं। इन्हीं को दोस्त हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग मूल स्वर के बाद इन्हीं को हम लोग लघु स्वर भी कह सकते हैं। और लघु स्वर के बाद इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी तो कह सकते हैं, इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और एक मात्रिक स्वर कहने के बाद चाहे हम लोग इनको देखिए मूल कहें और एक मात्रिक कहें, लघु कहें। और दोस्त याद रखिएगा कि ये हरस्व स्वर भी तो कहला सकते हैं, क्योंकि ये इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इनको हरस्व स्वर भी कह सकते हैं। ये मूल है, जड़ स्वर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये किसी दूसरे के मेल से नहीं बने होते हैं। तो इसमें आइए चेक किया जाए तो हरस्व आ तो हो जाएगा क्योंकि है, लेकिन दीर्घ आ आपका ये प्राकृतिक स्वर नहीं है। तो इसमें नहीं वाला पूछ रहा था, तो दीर्घ आ आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का 15 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित
ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ मैंने आपको पढ़ाया कि भैया जब हमने क्लास आपको पढ़ाई, थ्योरी पढ़ा रहे थे, वहां पर हम इंपॉर्टेंट लगवाए थे कि ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दंतोष्ठ बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो दंतोष्ठ सिर्फ आपका एक होता है, वो कौन सा होता है? वह होता है, कहते हैं कि इसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लिया जाता है मेरे दोस्त। इसी कारण वह को हम लोग क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। यही आपका क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक, आ मतलब क्या होगा? नहीं, आ का नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मात्रिक का मतलब मात्रा, मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा गया है। तो देखा जाए, चेक किया जाए। देखिए पहले वाले में तो आप देख रहे हैं दीर्घ आ है, इसमें भी दीर्घ आ है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं सही हो सकता है। अमिताभ में देखा जाए ई है, आ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कल रो, का, ल, र और वाह, और इसमें तो नहीं है किसी में, आगे भी चेक कर लिया जाए, इसमें दीर्घ आ है, इस कारण यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। सब में इसमें ह्रस्व आ है, और आपको पता है कि ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये एक अमात्रिक स्वर होता है, ये एक अमात्रिक स्वर होता है, ये बात याद रखिएगा। यही कारण है कि कलरो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी स्वर मतलब मात्रा का प्रयोग। भाई स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? कलरो हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का देखा जाए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो समान व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते? अरे भाई बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि अगर दो समान व्यंजन हो और उनके मध्य में किसी भी स्वर का प्रयोग ना किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। भाई दो व्यंजन हो, जैसे देखो हम लिख दे रहे हैं बच्चा लिख रहे हैं। अब बच्चा लिखने पर यहां पर दो समान व्यंजन है, और यही कह रहा है कि दो समान व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो। अब दो समान व्यंजनों के बीच में ये बताइए, चा में तो कह दीजिए कोई भी स्वर नहीं है, इस चा में आगे है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, यही तो ये पूछना चाह रहा था। तो दोस्त बच्चा लिखने पर दो समान समान आ जाते हैं, इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। बच्चा ही नहीं मेरे दोस्त, हम डिब्बा भी लिख दें तो डिब्बा में भी यही हो जाएगा, बा और बा दो समान के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, और इन जब दोनों समान के बीच में कोई स्वर नहीं आएंगे तो दोनों का द्वित्व हो जाएगा, और बच्चे वो क्या बन जाएगा? आपका द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न देखा जाए क्या कहा जा रहा है। भैया अगला प्रश्न कह रहा है कि री को छोड़कर अंग आह मतलब अनुस्वार और विसर्ग के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? स्वराघात, बाराखड़ी, अनुतान, और बच्चे क्या कहता है? कंठ तालव्य। दोस्त री को छोड़कर कह रहे हैं अंग आह के साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को। भाई ये आप लोग बहुत पहले पढ़े हैं, आपको याद नहीं होगा बच्चे। जैसे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसमें कोई एक हम बता ले, व्यंजन उठा ले, इसमें देखिए हमने आ को शामिल किया है, हमने इसमें दीर्घ आ को शामिल किया, हमने इसमें किसको? ह्रस्व ई को, हमने इसमें दीर्घ ई को शामिल किया है। सब स्वरों को हम मिलाप कर रहे हैं। हम इसमें देखिए ह्रस्व ऊ को रख रहे हैं, और हम इसमें दीर्घ ऊ को रख रहे हैं, हम री को नहीं रखेंगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं? ए को रख रहे हैं, आय को रख रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। हम उसके बाद इसमें का में ओ को शामिल कर रहे हैं, औ को शामिल कर रहे हैं। हम लोग इसमें देखा जाए तो भैया अंग मतलब अनुस्वार को शामिल कर रहे हैं। हम लोग आह अर्थात विसर्ग को शामिल कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
दोस्त री को छोड़कर। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। अंग और आह के साथ सब स्वरों को परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं दोस्त? 12 खड़ी कहते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े रहे होंगे, जिसे कक्का, किक्की, कुक्कू ये वाला पढ़े होंगे आप लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 12 खड़ी। री को छोड़कर अंग और आह को मिला लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं, जो आपका उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा को बोलते समय जो आरोह अवरोह होता है, आरोह मतलब हो गया चढ़ाव और अवरोह का मतलब क्या हो गया? उतार। जो चढ़ाव उतार होता है दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक कहते हैं, अनुतान कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं और पारस्परिक ध्वनि कहते हैं मेरे दोस्त। तो आइए बच्चे, चढ़ाव और उतार को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। तो चढ़ाव और उतार को किसी भी बच्चे वाक्य को बोलने में चढ़ाव उतार हो या शब्द को बोलने में उतार चढ़ाव हो तो उसको अनुतान कहा जाता है। जैसे देखा जाए, हम लिख रहे हैं, एक शब्द हमने लिखा कमल, हमने एक शब्द लिखा कमल, कमल बोले, और हम दूसरा शब्द लिख दे रहे हैं कमला। अब देखिए यहां पर कमल बोले और एक शब्द क्या बोल रहे हैं? कमला। कमल और कमला, कमल बोलने पे हम देखिए अवरोह हो रहा है, लेकिन कमला बोलने पर क्या हो रहा है? आरोह हो रहा है। उतार चढ़ाव को शब्दों के साथ भी होता है, वाक्यों के साथ भी उतार चढ़ाव जो होता है। तो बच्चे किसी भाषा को बोलने में, चाहे शब्दों में चाहे वाक्यों में जो उतार चढ़ाव मतलब आरोह अवरोह होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अनुतान कहा जाता है मेरे दोस्त। ये आपके लिए एक नया प्रश्न रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? अनुतान। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। देखा जाए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, उसे कहते हैं बच्चे, कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन कि द्वित्व व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन कि ऊष्म व्यंजन। मेरे भाई, जिन वर्णों को बोलने में जिह्वा कह रहे हैं जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, तो देखिए जब हम बोलते हैं ड़ और ढ़ और ढ़ बोलने पर जिह्वा ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाती है, और इन दोनों व्यंजनों को बोलने पर जिह्वा तुरंत ऊपर उठती है और तुरंत नीचे गिर जाती है। और इन दोनों व्यंजनों को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन दोनों व्यंजनों को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। और इन्हीं को हम लोगों ने देखा है कि द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम लोग ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, इनको हमने ढेर सारे नाम आपको बताए हैं। इनको उत्सृप्त व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इनको उत्सृप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनको भैया फेंके हुए वर्ण भी कहते हैं, फेंके हुए वर्ण भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको भैया नवीन वर्ण भी कहते हैं, ढेर सारे नाम होते हैं इनको। इनको हिंदी वाले वर्ण भी कहते हैं, ढेर सारे नाम हैं, हिंदी वाले वर्ण भी कहते हैं। ठीक, इन दोनों को ड़ और ढ़ को बोलने पर जिह्वा ऊपर जाती है और तुरंत नीचे आती है, तो इसी कारण इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए क्या होने वाला है। आज का अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में छा से ड़ा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? भैया ये पूछ रहा है कि छा और डा के बीच में, ठीक बीच में कौन सा आएगा। कोई बात नहीं, लिख कर देख लिया जाए, लिखेंगे तुरंत पता चल जाएगा। भाई छा हो गया, चा छा, फिर जा, फिर क्या हो जाएगा? झा, फिर क्या हो जाएगा? इया, फिर टा, फिर ठा और अंत में क्या हो जाएगा? डा। यही तो पूछ रहा था कि छा और डा के ठीक बीच में कौन आएगा, ठीक बीच में पूछ रहा था मेरे दोस्त। तो देखा जाए तो यहां पर
3 अक्षर इधर से हो जाते हैं और 3 अक्षर इधर से हो जाते हैं, तो ठीक बीच में अगर देखा जाए तो कौन आएगा? ईया आएगा। क्या किसी विकल्प में दिया गया है? हाँ भाई, पहले में ठा है, दूसरे में ही ईया दिया गया है। यही आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों छा और टा के बीच, ठा के मतलब डा के बीच में ठीक बीच में ईया आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? पहला लिखा है अंगा। देखिए थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये है इया और उसके बाद ड़ा है और फिर क्या है? या। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अनुस्वार पंचमा अक्षर का कार्य करता है, मतलब अनुस्वार अंगा होगा। अनुस्वार किसका कार्य करेगा? इया का कर सकता है। अनुस्वार आपका ड़ा का काम करेगा, अनुस्वार ना का काम करेगा, अनुस्वार माँ का काम करेगा, मतलब हर पंचमा अक्षर का काम अनुस्वार करता है। तो इसमें अंगा तो है, फिर सूचक नहीं है पूछ रहा है, ठीक। इसमें इया भी है, ड़ा भी है, इसका मतलब कि या जो है इसका उत्तर हो जाएगा, या नहीं होगा मेरे भाई। कंफर्म है? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ड़ और ढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? कौन सा कथन शुद्ध है? मतलब इसमें 4 ऐसे मतलब 4 विकल्प में एक ऐसा विकल्प है कि जो शुद्ध है और 3 क्या है? अशुद्ध है। आइए चेक कर लिया जाए। पहला क्या कह रहा है? ये तालव्य ध्वनियां होते हैं। गलत है भैया, क्योंकि आपको पता है ड़ा और ढ़ को बोलने पे जिह्वा ऊपर लड़ती तो ये मूर्धा होंगी, ये तालव्य नहीं होंगी, ठीक। फिर कह रहा है कि ये मूर्धन्य है। एकदम सही, क्योंकि ये मूर्धन्य होती हैं। उच्छिप्त है, हाँ भाई ये उच्छिप्त भी होती हैं। ये वाला विकल्प आपका सही हो सकता। आइए आगे और भी चेक कर लिया जाए, कोई और विकल्प भी तो नहीं सही हो रहा है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में नहीं मेरे दोस्त। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में कभी हो ही नहीं सकता है। कभी भी आप लोग ड़ और ढ़ से किसी शब्द की स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये शब्द के बीच में आ सकते हैं, ये शब्द के अंत में। जैसे आप सड़क लिखते हैं तो ऐसे आ सकता है, पढ़ना लिखते हैं बीच में आ सकता है, दाढ़ी लिखते हैं अंत में आ सकता है, लेकिन किसी शब्द की स्टार्टिंग में ड़ा और ढ़ नहीं आता है दोस्त, कभी भी याद रखिएगा। और देखिए ये कभी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है और उसके बाद दोनों महाप्राण होते नहीं, ये भी बात गलत है। यही वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका मूर्धन्य है, उच्छिप्त ध्वनियां होती हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और कैसी है? उच्छिप्त ध्वनियां है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रारंभ। प्रारंभ लिखा है। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप है। प्रा वर्ग का स्वरूप है। प्रा कैसे होता है? अब यहां पर देखिए, पहला है पा पूरा है, रा आधा है, दूसरे में पा आधा है, रा पूरा है, फिर दोनों में पा और रा दोनों आधा, ये दोनों पूरा है, ठीक। देखिए प्रा की हम अगर बात करें तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए दोस्त, पा इसमें हमेशा प्रा में पा आधा होता है, जो रा होता है वो कैसा होता है? पूरा होता है दोस्त, याद रखिएगा। यही वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। हाँ, कहीं अब अगर ये ऐसे लिखा होता तब भी ये बात सही थी। अगर रा से हम लोग आ निकाल दिए होते और आ लिख दिए होते तब भी ये बात सही थी, क्योंकि रा पूरा होता है तो हम लोग हलंत लगा के आ को बाहर कर सकते थे। ये भी बात आपकी सही हो जाती दोस्त। देखिए कंफ्यूजन हमेशा रहती है। देखिए इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग पदेन रा बोलते हैं। इसको कैसा रा बोलते हैं? पदेन रा बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो होता है इसको दोस्त हम लोग रेफरा बोलते हैं। इसको हम लोग कैसा रा बोलते हैं? रेफरा बोलते हैं भैया। रेफरा ये जो होता है ये हमेशा आधा होता है, और ये पदेन रा जो होता है ये कभी आधा नहीं होता है। आप लोगों को दिमाग में आता है कि यार यहाँ पर जो है ये ऐसे लिखा था, इसका मतलब ये जो है ये आधा नहीं। कभी भी पदेन रा नहीं, यही रा आधा होता है। इसका उच्चारण पहले होता है लेकिन लगाया जाता है बाद वाले पे। जैसे हम लोग देखिए धर्म, ऐसे ही तो बोलते हैं धर्म, लेकिन लगाते कैसे हैं? इस आधे रा को माँ पे लगाते, मतलब आगे वाले पे लगाते हैं। लगाते ऐसे हैं, उच्चारण इसका पहले होता है। यही रा आधा होता और कोई भी रा आधा नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। इसको हम रेफरा बोलते हैं, इसको हम लोग पदेन। देखिए आप लोगों के मन में एक भ्रम और रहता है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ।
यहाँ पर जैसे देखिए आप लोग ट्रक लिखते हैं तो ट्रक में ये वाला जो रा लगा होता है, आपके दिमाग में ये होता है कि सर ये भी कोई रा होता है। नहीं दोस्त, ये कोई रा नहीं है, ये सिर्फ एक ही रा है, पदेन रा ही है। यहाँ पर ये सिर्फ इधर वाला ही जो है आपका रा होता है। इधर वाला जो होता है भैया ये हलंत होता है, ये आपका हलंत होता है। किसी भी गोल अक्षर को आधा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का। देखिए, और ये कभी भी आपको लगे मिलेंगे तो कहीं जब गोल अक्षर जो होगा उसी के नीचे लगा मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि का में आप ऐसे देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं पाए होंगे। बा लिखा हो ऐसा देख लीजिए, पा लिखा हो ऐसा कभी भी नहीं। जो गोल अक्षर होते हैं उन्हीं के नीचे लगा होता है। जैसे हम ऐसे ड्रम लिखते हैं तो देखिए गोल अक्षर है, इसके नीचे लगता है ये हलंत है, और इधर वाला क्या होता रहा। अब भाई ड्रम में डा कैसा होगा? आधा होगा, तो आधा डा लिखने के लिए हलंत लगाओगे ना, और रा कैसा होगा? ये पूरा होगा। ठीक, तो याद रखिएगा ये कोई रा नहीं होता, यही रा होता है। इसको पदेन रा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ रा बोलते हैं। और ये जो रेफ रा होता है यही वाला आधा होता है, ये हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जो है 24 से 25 क्वेश्चन किए हैं, और हम लोग अब वर्णमाला में जो जितने भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते थे हमने सब प्रश्नों पे चर्चा की है। और अब अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक आपका संधि भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है ना। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखिए वीडियो को आप लोग देखिएगा, और जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी हैं, जो आप यूपीपी, यूपी टेट और उत्तर प्रदेश दरोगा किसी भी अन्य दिवस एक दिवस